हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, ठंड बहुत हो रही है, धूप भी नहीं निकल रही हमारे क्षेत्र में। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपका थोड़ा बेसिक। देखिए, 26 जनवरी को नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जिसमें टीचर के लिए कुछ सुधार किया जा रहा है और टीचर के लिए भी आयोग घोषित हो गया है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो आपका एक ही एक ही भर्ती है टीचर की, प्रोफेसर या आपका लेक्चरर या टीजीटी पीजीटी या आपका सहायक टीचर प्राइमरी जूनियर, एक ही विभाग पोस्टिंग करेगा, जिसमें आपका देखिए 70। अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं या लेक्चरर की बात कर लेते हैं, प्रोफेसर, तो उसमें 70 का आपका सब्जेक्ट होगा, 30 का आपका जनरल जीएस रहेगा और 30 का आपका साक्षर, जैसे इंटरव्यू बोलते हैं। एलटी में भी यही है, एलटी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी में भी यही रहेगा। इसी के माध्यम से आपकी भर्ती होगी। और जो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर या सहायक टीचर की, उनके लिए टेट या सी टेट के लिए 1/4 का परसेंटेज जुड़ेगा। सी टेट का जुड़ेगा या सी टेट का, फिर सुपर टेट का, और बाकी आपका मेरिट लगेगी सब्जेक्ट वाइज, उसके हिसाब से चयन होगा टीचर में। नई शिक्षा नीति में ये लागू कर दिया है आयोग ने। अब 26 जनवरी को नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसी से आपका टीजीटी पीजीटी की पेपर होंगे। इससे पहले आपको कोई समस्या नहीं है और एलटी का जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। इसी के बाद में जो भी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अपना टारगेट अच्छा रख लो, 120 प्लस का टारगेट रख लेना, क्योंकि सी टेट के आपके परसेंटेज जुड़ेगी। अब परसेंटेज आई आपका जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बात चल रही है, तो जो भी विद्यार्थी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सही से अपना तैयारी कर लें। अब 9 तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक 2 पेपर हुए आपके दिसंबर में। ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न से बात कर लेते हैं। आज टॉपिक फिर हमने लिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो भी आपका टॉपिक हार्ड लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया हमने, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वर्णन करना है, पहचान करना है, या अंतर करना, या वर्गीकृत करना। तो इसमें बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कौन सा संज्ञानात्मक क्रिया में दी गई विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगर हम विशेषता या विश्लेषण की बात कर लेते हैं, क्या प्रयोग में लाई जाती है, तो हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर आपका सी आंसर सही है, अंतर करना। सी आंसर सही है, अंतर करना। देखिए, दिए गए विकल्प यानी कि बात कर लेते हैं कि संज्ञानात्मक क्रिया क्या है। नामक संज्ञानात्मक क्रिया सूचना विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि संज्ञानात्मक क्रिया एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचार, अनुभव और ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थात निर्णय करना, वर्णन करना, तुलना करना या भाव आदि संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को, ये संज्ञानात्मक विकास किसका है, जीन पियाजे ने दिया था। ये संज्ञानात्मक क्रिया किसकी है, संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था जीन पियाजे। पहला हम संवेदिक पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ये जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा आपके पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष। और तीसरी बात करें तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष। और चौथा आपका अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 12 से 20 वर्ष। इनमें से तीसरी अवस्था में बालक वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच तर्क वितर्क करने जैसी अनेक क्रिया सीख लेता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चौथा प्रश्न है, राजेश अति लोलुपोप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और निम्न प्रकारों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षक अथवा अभिभावकों द्वारा
कहीं भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। उसको किस रूप में वर्णित कर सकते हैं हम? पहला ऑप्शन आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, या तथ्य आधारित विद्यार्थी, या शिक्षक अभिप्रेरित विद्यार्थी, या मापन आधारित शिक्षार्थी। अगर हम इस प्रश्न की बात कर ले सटीक कौन सा होता है, जैसे आंतरिक मतलब आंतरिक प्रेरित अभिभार्थी, ये प्रश्न बहुत सटीक है। क्योंकि आंतरिक प्रेरित अभ्यर्थी क्या है? देखो, ऐसे छात्र जो सामान्य स्वयं ही अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं तथा अन्य प्रकरणों पर भी पुस्तकें पढ़ते हैं, वे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं तथा वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई व किसी भी परियोजना को स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। ऐसे छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। जैसे एक राजेश भी एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है कुछ, राजेश को। तीसरा प्रश्न आपका, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? अगर हम भाषा विकास में बात कर लेते हैं, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चों को बिना टीके प्रकरण पर बात करना, या उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। देखिए, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, तीसरे प्रश्न की, तो आपका अमान्य करना, अमान्य नहीं कर सकते। हमारे बी आंसर सही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बच्चे की जो भाषा के प्रयोग को अमान्य करना भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है। तो हमारा यही आंसर इसका सही है, तीसरे का बी, क्योंकि हम उसकी अपनी भाषा को अमान्य नहीं कर सकते, उसकी भाषा को, बच्चे की। चौथा प्रश्न आपका, मानव बुद्धि एवं विकास की समाज शिक्षक को योग्य बनाती है। देखिए, जो मानव जो बुद्धि होती है विकास की सामाजिक शिक्षक को क्या योग्य बनाती है? विपक्ष रूप से अपने शिक्षक अभ्यास, या शिक्षक के समय शिक्षार्थियों संवेगाओं पर नियंत्रण बनाए रखना, या सी ऑप्शन कह रहे हैं आप विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता, डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को ये बताने की अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो अपने चौथा प्रश्न है मानव को बुद्धि विकास शिक्षक को योग्य बनाती है। तो यह है कि देखो, शिक्षार्थी योग्य मतलब है कि शिक्षार्थी को अपने बताने की या अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो ए डी आंसर इसका सही है, क्योंकि मानव बुद्धि विकास की सामान्य शिक्षक को विविध विद्यार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्ट योग्य बनाती है। क्योंकि सामान्य एक शिक्षक किसी भी छात्र की बौद्धिक स्तर का आकलन करने के लिए मानव बुद्धि एवं विकास को ही आधार बनाता है। विद्यालय में संवेगात्मक प्रवृत्त शिक्षक कक्षा वातावरण को सुरक्षित एवं आरामदायक बना सकता है, जिसे अधिगम में आसानी होती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करें, कौन सा कथन है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। अगर हम बाधक की बात करें तो ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन करें, विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भ से आप प्रभावित रहते हैं। यह शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है। डी ऑप्शन है कि खेलना संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेलना क्या है? एक संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या एक सार्थक है। तो डी आंसर इसका सही है, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की बौद्धिक का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब भी बालक जन्म लेता है वह कुछ क्रिया करने में सक्षम होते हैं, जैसे चूसना, देखना, पकड़ना, वस्तु तक पहुंचाना आदि। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से साधे प्रभावित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होते हैं। खेलना बच्चों की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। खेलों में तार्किक क्षमता व स्कूल संबंधी कौशलों के विकास विकसित होने में मदद मिलती है। अतः खेलना संज्ञान और एक सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न आपका, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है?
अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान रखते हैं, 50-50 योगदान रखते हैं, या समवयस्क और पितृक सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, नहीं होता। सी ऑप्शन कह रहा है आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। डी ऑप्शन है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी नहीं है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका बी आंसर सही है, क्योंकि पूछा है बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य है। अगर हम सत्य की बात करें तो बी आंसर इसका सही है, क्योंकि कह रहे हैं समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता। मतलब इनका कहने का मतलब है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया आंतरिक व बाहरी कारणों से प्रभावित होती है। आनुवांशिक एक स्तर सामाजिक संरचना माना जाता है जो वातावरण के साथ ही प्रचलित होती है। वस्तु मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण देने के योगदान का परिणाम भी है, क्योंकि जब बच्चा का विकास व आनुवांशिक गुण उनके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करती है, लेकिन समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता नहीं होती। ये इंसान कर कहा है इन्होंने, नहीं होती। 7वां प्रश्न है समाजीकरण है, समाजीकरण क्या है। अगर हम बात करें इसकी समाजीकरण क्या है, समाजीकरण सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन या शिक्षा एवं पढ़ाई के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो समाजीकरण क्या, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। डी आंसर सही है इसका, क्योंकि समाजीकरण एक अभिक्रिया सीखने की उस प्रक्रिया से है जो बालक जन्म के बाद शुरू हो जाती है और जीवन भर सामाजिक गुणों को सीखने और उसे व्यवहार में ग्रहण करने में लगती है और वह सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने लगती है। अगर हम परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने वातावरण से अनुकूल करने लगता है, अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन भी समाजीकरण है और समाजीकरण के द्वारा ही हमारी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती जाती है। 8वां प्रश्न आपका, एक टीटी नहीं है, यहाँ पे पी बनता है, यहाँ पे पी बनता है, पीटी इसे बोलते हैं पीटी। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र क्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षण का अधिक अभ्यास करवाना नहीं। बी ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों को ये बताना कि क्षेत्र क्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। अच्छा, डी ऑप्शन कह रहा है कि बेहतर क्षेत्र क्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। क्या है, तर्क को स्पष्ट करना, क्षण का अधिक अभ्यास करना। और डी ऑप्शन कह रहा है आपका, डी ऑप्शन करेगा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को आकलन करेंगे नहीं। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है आपके, शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगर क्षेत्र क्या है और क्षण क्या है इसके बारे में तो हमारा ए आंसर सही है, क्योंकि प्रश्न कहा है देखिए शिक्षार्थी द्वारा किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने शिक्षार्थियों से संबंधित क्षेत्र में निरंतरता अभ्यास करवाए, साथ ही साथ उसका परीक्षण भी करें। यदि पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षण को सुधारना चाहता है तो शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है, क्योंकि शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की इस ग्रुप में मदद
करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। लेवाइगोस्की के परिक्षेप के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिक्षेप विकसित करेंगे। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो क्या आपका तर्कसंगत है, आत्मसात है, अनुकूलित है या आपका सक्रियकरण है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो क्या है आपका ए ऑप्शन सही है कि आत्मसात, बी ऑप्शन सही है इसका। बी ऑप्शन कौन सा, आत्मसात। आत्मसात क्या था आपका, देखिए लेवाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संबंध को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। अगर हम प्रश्न अनुसार बात कर लेते हैं, यदि आपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहते हैं कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें और ये विभिन्न समूहों से एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अभ्यास उपलब्ध कराती है। लेवाइगोस्की जब हम परिक्षेप की बात कर लेते हैं अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिक्षेप को विकसित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। तो चीज़ों को पकड़ने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को तैयार कर लिया। अगर हम इसकी बात कर लें क्या होगा, अंगीकार होगा, समायोजित होगा, अनुकूलित होगा या समुचित होगा। अगर हम इसी की रिलेटिव बात कर लेते हैं तो आपका अनुकूलित आंसर सटीक है, अनुकूलित सी आंसर सही है इसका। देखिए आपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे 2 पदों पर उपयोग करते हैं। पहला है आपका संगठन और अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविक के शुभ रूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है। पियाजे के अनुसार बच्चे स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में 2 प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आत्मसातीकरण, समायोजन। पहला देखिए आप आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा है समायोजन। वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचना के अनुसार समायोजन करता है, अर्थात स्कीमा का वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है, उपयोगित कर लेता है, जिससे वह क्या है दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया उसने। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां प्रश्न, के अतिरिक्त, देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में, देखिए बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। क्या संदर्भगत, अभिभूत, सामाजिक या अनुभाविक। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर खींच कर लेकर जा रहा है अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के सिद्धांत में संबोधित कर लिया, तो हमारा संदर्भ के अतिरिक्त, देखिए संदर्भगत, तो अगर हम इस बात कर लेते हैं स्टेनबर्ग के त्रितंत्र, तो इसका ये आंसर सही है कि संदर्भगत। क्या है आपका संदर्भगत, ये आंसर सही है, क्योंकि देखिए संदर्भगत के अतिरिक्त बुद्धि के अभिभूत, सामाजिक तथा अनुभाविक पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, अभिभूत, अनुभाविक
और सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न। 12वां प्रश्न कह रहा है आपका, हावर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है विद्यार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि, विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यताओं या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। अगर हम हावर्ड गार्डन की बात कर लेते हैं तो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। डी आंसर सही है। देखिए विलक्षण योग्यता क्या है, ये कैसे सिद्धांत इन्होंने बल दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए हावर्ड गार्डन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ष 1938 में बुद्धि एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस नाम दिया। गार्डन ने बताया कि बुद्धि एक स्वरूप एकांकी सिंगुलर ना होकर बहुकार्यीय होता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि प्रत्येक बुद्धि दूसरे से अलग अलग एवं स्वतंत्र होती है। ये बात सही है, क्योंकि बुद्धि एक किसी के समान नहीं होती। फिर ये कह रहे हैं कि तथा एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करती भी है। फिर गार्डन जी ने कहा था कि गार्डन का कहना है कि बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता, मतलब अलग अलग क्रियाओं पर बल देता है। 12वां प्रश्न, 13वां, था फा चा ध्वनियाँ क्या है आपकी, सोयमनियम, रूपिम, लेखिम, शाब्दिम। क्या है आपकी, अगर इसकी बात कर ले तो क्या है आपकी ये शोभनिम। कौन सी शोभनिम, ये आंसर सही है इसका। देखिए शोभनिम क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं शोभनिम के बारे में। शोभनिम शब्द संस्कृत भाषा के सोपन धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि या आवाज करना। ये भाषा की लघुत्तम आखंड इकाई है, क्योंकि शोभनिम के लिए ध्वनि ग्राम, शोभन ग्राम आदि शब्द की प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी में इसे फोनीम कहते हैं। हिंदी में 35 केंद्रीय व्यंजन स्वनिम्न हैं, अतः ये था फा चा स्वनिम्न ध्वनियाँ हैं। इसी तरह रूपीमा भाषा की लघुत्तम अर्थ व इकाई भी हो सकती है। ये 14वां प्रश्न आपका, कक्षा में जेंडर रूढ़िवाद। देखिए कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने के लिए, ये तो हम पहले ही काट दो, ये तो हमारा नहीं होगा। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करानी चाहिए। अगर हम देखिए कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरूपित करना चाहिए, देखिए डी ऑप्शन काट दो। अब हमारे बी और सी में सटीक आंसर कर लेते हैं। बी और सी में कौन सा सटीक आंसर होगा, बी और सी में। तो हमारा देखिए आंसर को जो इशारा कर रहा है हमारा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, तो बी आंसर इसका सही है। देखिए कक्षा में जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है, रूढ़िवादिता में से बचने के लिए हमेशा लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में लड़के व लड़कियों में बिना किसी भेदभाव के सबको सभी प्रकार की भूमिकाओं में अवसर प्रदान करना चाहिए। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से यदि बचने का उपाय नहीं किया जा सकता तो स्कूल में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का ड्रॉप आउट ज़्यादा हो सकता है। 15वां सवाल आपका, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व को पूरा करना चाहिए। अगर हम 15वें प्रश्न की बात कर रहे हैं तो व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए, यह बी ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तित्व शिक्षार्थियों को मध्य इकाई को कम करने के लिए, ये तो हमारा बी नहीं हो सकता। बी को तो हम पहले ही काट देते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समाप्त करने के लिए, अच्छा ये भी नहीं हो सकता हमारा। डी ऑप्शन और देख लेते हैं। ये समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य है, ये आंसर आपका सटीक है।
क्योंकि देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य रंग, रूप, शारीरिक गठन और क्या होना है बुद्धि, रुचि, स्वभाव, व्यक्ति आदि गुणों में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं। क्योंकि देखिए व्यक्तित्व विभिन्नता बालकों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक की बुद्धि, रुचि, योग्यता आदि के अनुरूप विकास के अवसर मिलने पर ही वह अपने सर्वोत्तम विकास के स्तर को प्राप्त कर सकता है। अतः विद्यालय को यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं, इसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। अगर हम 16वें प्रश्न की बात करें, किस देखिए सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना या बालक केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो अगर हम प्रश्न की बात कर लें, बालक केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, बी आंसर इसका सही है। क्योंकि बच्चे को हमें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने हैं। देखिए प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कारण सभी शिक्षार्थियों को एक ही विधि से शिक्षण देना उचित नहीं है। क्योंकि शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संबोधित करने के लिए एक विद्यालय बल केंद्रित पाठ्य चर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवा सकता है। 17वां प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण या सीखने को किस प्रकार आप लोकगीत रिकॉर्ड और सुधार जाए, इस पर अगर हम इसकी बात करें तो सी आंसर सही है इसका। क्योंकि देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन एक मुख्य उद्देश्य है बच्चों के सीखने के सुधार लाना और ताकि वे प्रगति कर सकें और उनका संपूर्ण विकास हो सके। सिखाने के दौरान किए गए आकलन से उनके बारे में एकत्र की गई जानकारी शिक्षक को किसी भी विषय या बच्चों की अक्षमताओं को सीखने में कमी की पहचान करने में सहायक होती है। इससे ये भी पता चलता है कि बच्चों में पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को किस सीमा तक प्राप्त किया है। सतत व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधार जाए, यह इस बात पर बल देता है कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन मात्र किसी परीक्षा पर निर्भर होकर यह उसके पर्याप्त कार्यों पर नियमित मूल्यांकन करता है। 18वां प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन करता है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर लापरवाह बनाता है, ये नहीं। शिक्षा बोर्ड को जवाबदेही कम करता नहीं। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता नहीं। परिचित अगर हम इसकी बात करें 18वां, तो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, डी आंसर इसका सही है। क्योंकि विद्यालय में आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने हेतु सीखने में संवर्धन करता है। आकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाने तथा मूल्यांकन के पहले सुधार हेतु प्रश्नारोपण दिया जाता है। ये मूल्यांकन एक ही छोटा रूप है। आकलन सीखने में सुधार का तरीका है। देखिए 19वां प्रश्न आपका, सीखने की तत्परता और संकेत करती है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, सीखना किस पर करती है,
तो देखिए हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सीखने के सतात्मक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो आपका सी आंसर ही सटीक है। क्योंकि देखिए अमेरिका मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और आपका तीसरा था प्रभाव का नियम। देखिए तत्परता का नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा भी निहित होती है। ध्यान करने में भी तत्परता सहायता करती है, अर्थात सीखने की तत्परता सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। 20वां प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। अगर हम प्रश्न की बात कर लें तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगर हम इस देखिए हम पोलियोग्रस्त वाले बच्चों को इसको अलग कर दो, ये नहीं होगा। ये बी ऑप्शन कह रहा है कि ये कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी से, ये भी नहीं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, सी आंसर यही सही है इसका। देखिए उन्होंने कहा है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गति कर सकते हैं, कहना सबसे उचित होगा, क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे अपने सुविधा के अनुसार ही कोई सा भी वर्ग खेल सकते हैं जो उनकी इच्छा हो खेलने के अनुसार। 21वां प्रश्न आपका, के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन या संवेगात्मक विघन, या आपका डी ऑप्शन है व्यापारात्मक विघन। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सांस्कृतिक कारक, ये आंसर सही है इसका। देखिए अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने अक्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने से कठिनाई को समझने के लिए हमें एक बच्चे के सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक का आकलन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अधिगम अक्षमता किन कारणों से उत्पन्न होती है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विद्या, व्यवहारगत विद्या आदि के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है। 22वां प्रश्न आपका, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों मध्य अंतर और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि ले। डी ऑप्शन कह रहा है इसमें परवाह, चलो डी ऑप्शन कहेंगे विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों का अधिगम परिणाम को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध होगा तो ये तो आंसर बिल्कुल कटा कर दो, इसको भी कटा कर दो। ए और वो बी में देख लेते हैं, शिक्षार्थियों की क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, तो बी आंसर इसका सही है। क्योंकि समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित, क्षतिग्रस्त, अपांग और अन्य असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों की तरह ही शिक्षा प्रदान की जा सकती है और समावेशी विद्यालय का यही प्रमुख गुण होता है। 23वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को देखिए अधिगम निर्णय ही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगर हम ऐसे इस प्रश्न की बात उपलब्ध नहीं कराए जाते तो ए आंसर बी आंसर इसका सही है। क्योंकि देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के विद्यार्थी होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता समान और शिक्षार्थियों की अपेक्षा अधिक होती हैं। ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। टर्मन के अनुसार ऐसे शिक्षार्थियों की बुद्धि लब्धि, टर्मन ने देखिए बुद्धि लब्धि कितने 140 से ऊपर होती है, उन्होंने दिया था टर्मन के अनुसार कहा था
कि 140 से ऊपर होती है। कभी कभी प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन एक समस्या बन जाती है, इसलिए विद्यालय संवेगात्मक आदि में तब समस्या आती है जब प्रतिभाशाली बालकों के इच्छा अनुसार स्वतंत्र या रुचि विकास का अवसर नहीं मिलता। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। 24वां प्रश्न है के कारण। के कारण देखिए, के कारण प्रतिभाशाली होता है। क्या कारण है प्रतिभाशाली? मानव सामाजिक कार्य को, अनुवांशिक रचना या वातावरण अभिप्राय या दो और तीनों का संयोजन, दो या तीनों का संयोजन। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें, दो मतलब ए और बी, ए और दो और तीनों का संयोजन। 24वां प्रश्न है आपका अनुवांशिक और वातावरणीय। सी ए और बी, अनुवांशिक वातावरण वातावरणीय, हाँ सही है। तो अगर इसकी बात कर लेते हैं, क्या है के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। देखते एक तो हमारा अनुवांशिक रचना और दूसरा वातावरणीय अभिप्रेरण, मतलब डी आंसर इसका सही है। प्रतिभाशाली बालक एक विशिष्ट बालक होता है जो अपने समूह अथवा कक्षा के अन्य सामान्य बालकों की तुलना में वह किसी भी योग्यता अथवा योग्यताओं के क्षेत्र में अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होता है। बालकों के प्रतिभाशाली होने का कारण उनकी अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा का संयोजन है। 25वां प्रश्न है आपका, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए सूखने यानी वो सुनने के लिए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए आदिगम योग्यता, आदिगम योग्यता वातावरण, आदिगम योग्यता ये गलत लिख गया यहाँ पे। आदिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। अगर हम 25वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो शिक्षार्थियों को ये छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना, या लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये तो काट दें। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये भी काट दो। और सीखने वाले द्वारा अभिव्यक्ति कर रही है, ये भी काट दो। हमारा यही आंसर सही है, क्योंकि शिक्षार्थियों को ये छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। बच्चों में सीखने और सुनने की गति अपने परिवेश की भाषा है, सबसे आदिगम होती है। अतः उनके हम आदिगम योग्य या वातावरण में सबसे उपयुक्त बात यह है कि शिक्षार्थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, वह जो सीखना चाहता है और जिसमें उसकी रुचि है बिना किसी परेशानी के सीख सके और कर सके। अतः शिक्षार्थी को ये कुछ देने कि क्या सीखना और कैसे सीखना अधिगम युक्त वातावरण के लिए अधिक उपयोगी है। ये 26वां है, गति कौशलों में अधिगम नियोक्ता कहलाती है। अगर हम गति कौशलों में अधिगम नियोक्ता की बात कर लेते हैं, तो डिस्फ्रेजिया या डिस्प्रैक्सिया, तो गति कौशलों में हमारी क्या बी आंसर सही है, डिस्प्रैक्सिया। देखिए, डिस्प्रैक्सिया बचपन में होने वाला एक शारीरिक गतिविधि विकास संबंधी विकार है जिसमें स्वस्थ देखने वाले बच्चे सामान्य रूप से सक्रिय नहीं होते। ये एक ऐसा रोग है जो गति कौशल में अधिगम नियोक्ता को दर्शाती है। इस रोग से ग्रसित बच्चे गति एवं समय अवधि में समायोजन नहीं स्थापित कर पाते। इसी कारण डिसलेक्सिया पाठन विकार या डिस्फेजिया भाषा विकार तथा डिस्कैलकुलिया गणना विकार से संबंधित है। ये 27वां प्रश्न आपका, अधिगम नियोक्ता क्या है। अधिगम नियोक्ता की हम बात कर लेते हैं, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य, नहीं ये काट दो, एक स्तर अवस्था, बी आंसर सही है। देखिए, अधिगम नियोक्ता एक अचर, वो सॉरी बी नहीं आपका, इसका एक अचर व्यवस्था, सी आंसर। देखिए, अधिगम की नियोक्ता एक चर व्यवस्था है। यह किसी भी व्यक्ति के विकास में किसी भी प्रकार की कमी को इंगित करता है और अधिगम नियोक्ता से जूझ रहे बच्चों को पढ़ने लिखने बोलने सुनने गणित के सवालों में सूत्रों में समझने में कठिनाई समस्या होती है, इससे समस्या होती है। नेक्स्ट,
28वां प्रश्न है, के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है। क्या है? के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण है। क्या है? परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचानना या समस्या छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो अगर हम इसकी बात करें तो संभावित युक्तियों को खोजना, डी आंसर सही है इसका। क्योंकि देखो मानव के जीवन में अनेक समस्या आती हैं जिनका वह समाधान ढूंढने का प्रयत्न करता है, और इस समस्या समाधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का अनुकरण भी किया जाता है। समस्या के प्रति चेतना या जागरूकता, या समस्या को समझाना, संबंधित सूचना या आंकड़ों को एकत्रित करना, या परिकल्पना या संभावित साधनों को सामने रखना, उचित परिकल्पना या समाधान का चयन करना, तथा निष्कृष्ट या चयनित समस्या की दृष्टि का एक परिणाम या आशा करता है। 29वां प्रश्न है, एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। बी हमसे कह रहा है कि शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें तो शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने में बचता है, इसमें सफलता के रूप में लेना चाहिए, ये तो काट दो। जब शिक्षार्थी विचारों संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें ठीक नहीं करना चाहिए तो डी आंसर सही है। देखिए, जब शिक्षार्थी विचारों संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं तो शिक्षक को बीच में उनकी त्रुटियों को ठीक नहीं करना चाहिए। ठीक इसलिए नहीं करना चाहिए, किसी भी शिक्षक से विद्यार्थी जो कह रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उन्हें अपनी बात कहने के लिए समय प्रदान करना चाहिए। अगर शिक्षक विद्यार्थियों को बोलते समय उनके प्रति संवेदनशील होते हैं तभी उनमें उत्तर देने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास होगा। 30वां प्रश्न है, देखिए, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अत्यंत अचूक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह आकस्मिक संवेगात्मक आवेग का सामना कर सकती है, या शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वास नहीं है, या शायद वह परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है। तो शायद वह आकस्मिक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो ये आंसर सही है इसका। देखिए, सीमा परीक्षा या ग्रेड परीक्षा के लिए अच्छा तब दाखिला जब परीक्षा प्रारंभ होती है तो उसकी स्थिति में अत्यधिक नर्वस हो जाती है और वह यथोचित हो तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण है कि सीमा भावनात्मक दशा की तीव्रता, जिसे हम संवेग कहते हैं। संवेग का भावनात्मक स्थिति है जिसमें मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है और उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं भय, क्रोध, चिंता, हर्ष या प्रसन्नता आदि उद्दीपन समस्याएं इस टाइप की हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटिव। इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के लिए, और उच्चारण भी आपको सही से लगाना क्योंकि इस बार आपका टारगेट 120 रहना चाहिए फ्रेंड्स दोस्तों, क्योंकि जो हम यूपी बोर्ड में टीचर का सपना देख रहे हैं तो उसमें इसके नंबर जुड़ेंगे। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल टॉपिक देखते हैं, या तो आपका इन्वायरमेंट से या आपका मैथमेटिक्स, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए बाय, टाटा। अपना ध्यान रखना दोस्तों, ठंड बहुत हो रही है, अपने ठंड से बचने के लिए, क्योंकि धूप भी नहीं निकल पा रही है। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट।